गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं। कर्तव्य भवन में आज सुबह 11 बजे ये मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह होंगे। इसके अलावा आईबी के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी रहेगी, डीजी एनआईए भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। डीजीपी जम्मू कश्मीर भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और वाकई में जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ है, इसके साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम की पोस्ट की भी अगर हम बात करें, जिसमें जैश ए मोहम्मद इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, उसके बाद इस धमाके की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री एक मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं, जिसमें डीजी एनआईए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, डायरेक्टर आईबी और डीजीपी जम्मू कश्मीर सभी शामिल रहेंगे। अमित। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि इसके बारे में जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम को दे दी थी। जब वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि फिलहाल जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसको उन्होंने खुद आकर ज़मीन पे आकर देखा था, और जो अधिकारी हैं जो इसमें पूरे जिम्मेदारी के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने बात की थी। उसके बाद कहा था कि कल सुबह, यानी कि आज का, उन्होंने कहा था कि मंगलवार को हम एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे और अब तक की जो भी जांच निकलकर सामने आई है उस पर आगे बातचीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह जब से घटना हुई थी तब से इसको लेकर पूरी तरह से सजग थे। खुद उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हर जगह जाकर ली है, चाहे वो एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या फिर जहां पर धमाका हुआ, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद है, यहाँ पर आके खुद उन्होंने हर चीज के बारे में जानकारी ली थी। और तभी समझ में आ गया था कि कितना वो गंभीर है, क्योंकि टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर मौजूदा जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। और जिस तरह से गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने पूरे देश के अंदर, खासतौर पे जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, जहां पर इस तरह के ब्लास्ट पहले बहुत ज्यादा देखे जाते थे, उसको किस तरह से उन्होंने कर्व किया था, इंटेलिजेंस को और ज्यादा पुख्ता किया गया था ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन इस बार भी आप सोचिए कि जो एजेंसीज है वो इतनी तत्पर थी कि उन्होंने फरीदाबाद मॉड्यूल को क्रैक कर दिया था और इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक उन्होंने रिकवर भी कर लिया था। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी बदकिस्मती है कि एक उसमें से जो मॉड्यूल का हिस्सा था वो कहीं छूट गया था, और वो था डॉक्टर मोहम्मद ओमर, जिसने कि लाल किले पे आकर ये धमाका किया था। और शायद यही वजह है कि उसके बाद से आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री लगातार किस तरह से पूरी रात तक उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मॉनिटरिंग की है। एक एक चीजें उन तक पहुंचाई गई हैं, और आज सुबह जब मीटिंग होगी तो हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला भी आपको देखने को मिले, और साथ ही साथ ये स्पष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मीनाक्षी आपने भी बताया है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लश्कर ए तोयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब देखना यह है कि लश्कर ए तोयबा के साथ और कौन से संगठन है, क्योंकि चाहे लश्कर ए तोयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, मुरीद के और बहावलपुर में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें तबाह किया गया था, उसके बाद से उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि भारत के अंदर एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां की जाए ताकि वो बदला ले सके। लेकिन हमारी जो एजेंसीज थी वो भी उतनी तत्पर थी, और यही वजह है कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल है उसे क्रैक किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि आप 100% हर चीज को फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसकी वो एक सामने, आप कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सामने आया है। दूसरी बात यह है कि जो लश्कर ए तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, उन्होंने कई सारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, और उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल जैसे जो कि व्हाइट कॉलर जॉब में थे, यानी डॉक्टर थे, जो कि पढ़े लिखे युवा थे, उनको उन्होंने ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके अपने साथ लेकर आए। और ये जो स्लीपर सेल है मीनाक्षी, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज जम्मू कश्मीर में ना रिकवर होता जिसमें डॉक्टर आदिल या फिर मुजम्मिल की बात करते हैं, जो पोस्टर लगाते हुए पकड़े गए थे, तो शायद ये मॉड्यूल ना पकड़ा जाता। अगर ये मॉड्यूल ना पकड़ा जाता तो आप समझिए कि 3000 किलोग्राम अगर अमोनियम नाइट्रेट जो इस्तेमाल करने वाले थे और जिसे रिकवर किया गया था, अगर उसका इस्तेमाल होता तो कितना बड़ा इलाका यहाँ पर इफेक्टेड हो सकता था। जहाँ पर धमाका हुआ है, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर ये दिल्ली का व्यस्ततम इलाके में से एक है। सामने चांदनी चौक, एक तरफ लाल किला, इससे आगे मन में पैदा होता है कि वाकई में क्या उमर मोहम्मद उसी लोकेशन पर धमाका करना चाहते थे? क्या वहीं पर ये धमाका होना था? क्या कहीं पे कोई मिसकम्युनिकेशन भी इन लोगों के बीच में हुआ है जिसकी वजह से यहीं पर ये धमाका हुआ? और जब धमाके की जो साइट है इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो पूरा व्हाइट पर्दों से ढका हुआ, वो उस धमाके की साइट है जहां पर अभी अभी एफएसएल टीम पूरी जांच करके गई है, सारे सबूत जुटा कर गई है। अभय पराशर हमारे सहयोगी, उन्होंने इस पूरे धमाके से पहले
और धमाके के बाद तक की पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है। 3:18 पर जब ये गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, पार्किंग में जाती है, वहाँ पर लगातार उमर मोहम्मद वहीं गाड़ी के अंदर मौजूद रहता है। वो क्यों गाड़ी से बाहर नहीं निकलता है, गाड़ी से निकलने पर वो कौन सा रूट अख्तियार करता है, कितने बजे धमाका होता है, इसके बीच में कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, बदरपुर से लेकर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग तक और पार्किंग से निकलने के बाद धमाके तक, पूरी रिपोर्ट देखिए अभय पराशर की। लाल किले पर सोमवार को शाम 6:52 पर जो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ये i20 कार कहां पर मूवमेंट कर रही थी, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस लगातार जुटा रही है। बदरपुर से एंट्री करने के बाद ये गाड़ी जिस रूट से होते हुए लाल किले की पीछे पार्किंग पर आई, वहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लास्ट से लगभग 3 घंटे पहले ये गाड़ी कहां थी और क्या कर रही थी। ये लाल किले का पिछला हिस्सा है, सुनहरी मस्जिद का ये इलाका है और यहीं से बिल्कुल जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यानी कि लाल किले की जो मेन रोड है वहां से पीछे का ये रास्ता है जो कि लाल किले कंपाउंड में एंट्री करता है। यहाँ पर दाहिने साइड पर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट की पार्किंग है और इसी पार्किंग के अंदर लगभग 3 घंटे तक 3:18 पर यह गाड़ी यहां पर एंट्री करती है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह शक जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि फरीदाबाद अमोनियम नाइट्रेट मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। यहां पर वो गाड़ी आती है, इस पार्किंग के अंदर वो 3:18 पर एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद जब एग्जिट के समय का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें 3:28 पर यहां से बाहर निकलती हुई ये जो i20 कार है वो दिखाई दे रही है। वो यहां से एग्जिट करती है। ब्लास्ट होता है 3:52 पर। अब इस पार्किंग एरिया से बाहर आने के बाद फिलहाल जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, इस गाड़ी को लाल किले यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे यहां से आप राइट लेंगे और राइट लेके आप मेन दरियागंज वाली रोड पर आ जाएंगे, जो आगे से दाहिने और अगर आप जाएंगे तो सीधा लाल किले की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इस पार्किंग से जैसे ही गाड़ी निकली उसने सीधा लाल किले रूट पर जाने की बजाय ये रास्ता पकड़ा, क्योंकि 3:22 पे इसने एग्जिट किया और एग्जिट करके ये रास्ता जो है सीधा रिंग रोड की तरफ जा रहा है, जो मेन रिंग रोड है। और रिंग रोड तो आप अभय पराशर की रिपोर्ट देख रहे थे और अभय पराशर ने बताया किस तरीके से पूरा सीक्वेंस रहा है, गाड़ी के बदरपुर से एंट्री होने तक, सुनहरी मस्जिद के पीछे लाल किले के पार्किंग में जाने तक और फिर वहां से निकलने के बाद जो धमाका हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास से एक काले रंग का संदिग्ध बैग बरामद किया है। सर्च के दौरान ये बैग बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस कल रात से ही दिल्ली के 3 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें दरियागंज का इलाका भी है, पहाड़गंज का इलाका भी है और हेवीली डेंस पॉपुलेटेड ये इलाका है। आपको बता दें, पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास से एक काले रंग का संदिग्ध बैग बरामद किया गया है। जिन 3 इलाकों में लगातार दिल्ली पुलिस सर्च अभियान चला रही थी, पहाड़गंज का वो इलाका जहां से ये संदिग्ध बैग बरामद किया गया है। कुमार सुनो, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे। कुमार, ये बैग क्या है, किसका है, इसमें क्या है, क्या जानकारी और आपके पास आ रही है? देखिए मीनाक्षी, एक काले रंग का बैग है जो कि पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास से पुलिस को मिला है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, इसलिए वो संदिग्ध बैग है। फिलहाल मौके पर जो है पुलिस की टीम पहुंच गई है और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको एक और तस्वीरें दिखा दूं, लाल किले पे ब्लास्ट वाली जगह पर इस वक्त मिलिट्री की एक टीम जो है वो पहुंची है। आर्मी के एक मेजर हैं और उसके साथ उनकी जो टीम है वो पहुंची है। ये MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब पूरा इनपुट लेने के लिए पहुंची है, क्योंकि मामला जो है टेरर अटैक से जुड़ रहा है और ऐसे में जैश ए मोहम्मद का, इसके साथ साथ लश्कर तैयबा तक का नाम जो है इस पूरे मामले में जुड़ रहा है। तो जो मिलिट्री से जुड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, मेजर रैंक के एक अधिकारी जो हैं वो अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं सारी जानकारी लेने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये आर्मी के मेजर हैं जो इस वक्त धमाके वाली जगह पर जा रहे हैं ताकि जांच एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करके तमाम इनपुट जो हैं वो गैदर कर सके। तो फिलहाल ये आर्मी की किस यूनिट से ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जब भी इस तरह का कोई धमाका होता है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट जो है वो जरूर एक्टिव होती है और हो सकता है कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी हों, लेकिन इस वक्त धमाके वाली जगह पर जो है ये आर्मी के मेजर और उनकी टीम पहुंची है। जी मीनाक्षी।
जी कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। उमर से पूछताछ हो रही है, आमिर से पूछताछ हो रही है और खालिद से पूछताछ हो रही है। इन तीनों की गिरफ्तारियां इस पूरी घटना के बाद हुई है और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तारिक वो शख्स है जिसने ये कार खरीदी थी और फिर आगे बेची थी। उस तारीख से भी इस वक्त पूछताछ का सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस का जारी है। बड़ी खबर आपको ये बता दें, आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं, जिसमें डीजी आईबी, डीजी एनआईए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी इस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। और इस पूरी घटना को लेकर जितने जहां लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं, क्या इसे आतंकी घटना करार दिया जाएगा, क्या इसे एक फिदायीन हमला करार दिया जाएगा, इससे जुड़ी हुई तमाम चर्चाएं इस मीटिंग के दौरान होगी। तो इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर, कुमार सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, 3 मॉड्यूल जो हैं वो एक के बाद एक सामने आए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर के अपने अस्पताल के कैबिनेट से असॉल्ट राइफल का मिलना ये बता रहा था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की वो फिराक में था, लेकिन वहां पर एक गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद फिर एक गिरफ्तारी और होती है जो सहारनपुर से होती है, वो भी पेशे से डॉक्टर बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी ये इंडिकेट करती है कि ये पूरा एक नेटवर्क है जो लगातार कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और फिर फरीदाबाद ने 2900 किलो के अमोनियम नाइट्रेट की रिकवरी एक सवाल पैदा करता है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली एनसीआर में आया कैसे। ये 2 मॉड्यूल पहले ही बर्स्ट हो चुके थे और फिर अब ये दिल्ली का बम धमाका ये इंडिकेट करता है कि क्या चलिए एक और अपडेट आ रही है। अभी हमारी टीम ये अपडेट पहुंचा रही है हम तक कि डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग में बैठा रहा। डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग के अंदर मौजूद रहा। 1 सेकंड के लिए भी वो कार से नहीं उतरा। उमर पार्किंग में ही इंतजार करता रहा। ये एक शक पैदा करता है कि क्या उमर किसी निर्देश का इंतजार कर रहा था। इतनी भारी मात्रा में जो अभी तक एफएसएल टीम की जांच में इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट था, उसमें फ्यूल ऑयल था, इसके अलावा डेटोनेटर भी था जो ब्लास्ट हुआ है। उसके बारे में ये जानकारी निकल रही है। उमर उस गाड़ी के अंदर, क्या वाकई में वो उमर ही था या वो कोई और शख्स भी हो सकता है? क्या अकेला वो उस गाड़ी के अंदर मौजूद था या उसके साथ कोई और भी शामिल था? और एक और जो जानकारी जो कुमार सोनू लगातार इस पूरी घटना से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि वो कार भी जिस मूविंग स्पीड में थी वो मात्र 5 से 10 की मूविंग स्पीड में थी, जिसमें बड़ी आसानी से कार से उतरा भी जा सकता है। इसलिए जब वो कार ब्लास्ट हुआ तो वो डॉक्टर उमर उसी गाड़ी के अंदर मौजूद था या फिर वो वहां से निकल चुका था। ऐसे बहुत सारे सवाल और हैं जो जहन में पैदा हो रहे हैं। कुमार, देखिए, बिल्कुल इन सवालों के ही जवाब जो है एजेंसियां तलाशने में लगी है। दरअसल जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कल सतीश गोलचा जो हैं वो पहुंचे थे स्पॉट पर, तो उन्होंने एक पूरा साफ तौर पर ये बयान दिया था कि स्लो मूविंग कार थी। उसके बाद हमारे अधिकारियों से अनऑफिशियली बात हुई तो उनका कहना था 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गाड़ी जो है चल रही थी, यानी बिल्कुल स्लो मूविंग। पैदल जब इंसान चलता है तो उस वाली रफ्तार पर वो गाड़ी थी। ऐसे में जो उमर मोहम्मद था, डॉक्टर उमर मोहम्मद, क्या उस घटना को, ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया था? ब्लास्ट होने से पहले क्या वो गाड़ी से उतर गया था या वो ब्लास्ट के दौरान गाड़ी में ही था, फिदायीन अटैक किया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब तलाश रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ अनआइडेंटिफाई बॉडी जो हैं वो दिल्ली पुलिस को मिली हैं। अब उनमें से क्या कोई बॉडी उमर मोहम्मद की है या नहीं है, ये तमाम जो है चीजें अभी पुलिस तलाशने में लगी है। हालांकि जो सीसीटीवी है उसके जरिए भी जो है ये भी वेरीफाई किया जा रहा है कि उमर मोहम्मद ब्लास्ट के समय गाड़ी के अंदर मौजूद था या फिर वो मौजूद नहीं था, वो गाड़ी से उतर गया था। तो ये तमाम ऐसे सवाल है मीनाक्षी जिनके जवाब जो है तलाशने में लगी है। फिलहाल अब एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी के बाद अब मिलिट्री की एक टीम भी यहाँ पर पहुंची है और आर्मी की एक टीम पहुंची है जिसमें मेजर रैंक के एक अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी टीम है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए मौके पर पहुंचे हैं ताकि आगे इस टेरर मॉड्यूल को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा सके, उसको लेकर जो है आगे इंडिकेट किया जा सके। तो फिलहाल एक संदिग्ध बैग मिलने की जानकारी मिली थी पहाड़गंज से, लेकिन वो पता चला कि किसी सीआरपीएफ के जवान का था और फिलहाल एहतियात बरतते हुए उसे तलाशी लेकर उसको जो है बैग वापस जो है दे दिया गया। लेकिन अभी भी जो है दिल्ली पुलिस की जो रेड है वो कई जगह चल रही है। जी,
ये लेकिन कुमार, ये जिस तरीके का इलाका है, हम जानते हैं कि ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जिसपे आप दरियागंज कह लें, चाहे आप पहाड़गंज कह लें, या चांदनी चौक का पूरा इलाका कह लें। और इस वक्त जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम तो इस मामले की जांच कर ही रही है। मिलिट्री की भी एक टीम अभी इसी स्पॉट पर पहुंची है जहां पर ठीक हम मौजूद हैं। ये बैरिकेड है, बैरिकेड के उस पार आप देख रहे हैं एक और बैरिकेड किया गया है और फिर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जहां पर ये ब्लास्ट साइट है, वहां पर इस वक्त मिलिट्री की एक और टीम पहुंची है और अब इस पूरे मामले की वो छानबीन कर रही है। जो एक और जानकारी कुमार आई है विस्फोटक सामग्री को लेकर, वो किस तरीके की विस्फोटक सामग्री है, क्योंकि फरीदाबाद में जो आपने पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान और वहां पर जितनी भी छानबीन के दौरान आपने क्राइम ब्रांच से समझा था, और जिस तरीके का एक्सप्लोजिव यहाँ पर बरामद किया गया है, क्या वो एक ही एक्सप्लोजिव है, क्या अमोनियम नाइट्रेट ही है, इसके साथ फ्यूल ऑयल का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, इस पर और क्या डिटेल आप तक आई है? कुमार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मीनाक्षी, एक बार सवाल अपना दोहरा दें। मैं दोबारा कुमार आपके पास आती हूँ। एक बार फिर से हम जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि एनएसजी और एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब मिलिट्री की भी एक टीम यहाँ पर मौजूद है जो पूरे इस ब्लास्ट साइट का मुआयना कर रही है। जिस तरीके का ये ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके का डैमेज हुआ, जिस तरीके के पदार्थ यहाँ पर इस्तेमाल किए गए इस ब्लास्ट में, जिस तरीके के एक्सप्लोजिव कंटेंट थे, अब इन सारी चीज़ों की छानबीन अब मिलिट्री की टीम भी कर रही है। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन अभी आपने पहुंचाई है, जरा बताएं कि मिलिट्री की टीम में कितने सदस्य शामिल हैं, क्या क्या छानबीन चल रही है इस वक्त, क्या जुटाने की कोशिश यहाँ से मिलिट्री की टीम करेगी? देखिए, तकरीबन 4 सदस्यीय आर्मी की टीम है और इसमें इस टीम को जो लीड है वो मेजर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर भी जो है इस पूरे अटैक का लिंक हो सकता है, तो लिहाजा आर्मी ऐसे क्रॉस बॉर्डर वाले मामले में जो है इन्वॉल्व होती है। जब भी किसी इस तरह का कोई ब्लास्ट हो या कोई अटैक होता है तो ये प्रिकॉशनरी होता है, ये बेसिकली एक एसओपी है, उसी को फॉलो किया जा रहा है और आर्मी की टीम भी पहुंची है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, लोकल पुलिस हो या फिर स्पेशल सेल हो, एनआईए हो, एनएसजी हो, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके तमाम जो फैक्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं वो ले सके और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे जो है उसको भेजा जा सके ताकि आगे इनिशियली उस पर एक्शन लिया जा सके। तो प्रिकॉशनरी एसओपी को फॉलो किया जा रहा है और अब आर्मी की टीम पहुंची है, जैसे मैंने बताया मेजर रैंक के एक अधिकारी हैं, वो टीम को लीड कर रहे हैं। अभी इस वक्त आपको हम तस्वीरें भी दिखा दें तो पूरा जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी आई है जिसमें रूट डाइवर्जन का जिक्र किया गया है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है तो लिहाजा दोनों तरफ जो लाल किले की सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आप ये देखिए, सफेद रंग का जो टेंट है वो स्पॉट पर लगाया गया है ताकि स्पॉट को पूरी तरीके से कवर कर दिया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई भी जांच अधिकारी जो है वो स्पॉट पर जाता है और अगर उसे कुछ एविडेंस मिलता है तो वो सिक्योर किया जा सके, वो कैमरों की नजर से बचाया जा सके, क्योंकि अगर वो कैमरों की निगाह में आएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेम्पर होने के चांसेस रहते हैं और जो फरार आरोपी हैं इस पूरे मामले में, जो जिनकी पहचान की जानी है, जिनको पकड़ना है, वो जो है सतर्क हो सकते हैं। तो एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा दे, सफेद रंग का टेंट जो है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के आसपास लगाया गया है, उसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि किसी भी तरह से जो है जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेम्पर ना हो सके। इसके अलावा लाल किले के ठीक सामने की जो सड़क है जहां ब्लास्ट हुआ, वहां पर दोनों सड़क को जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बाकायदा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को लेकर एडवाइजरी भी दी है ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो स्मूथ रहे और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। खुद गृह मंत्री जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इसके अलावा खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, उस बैठक में जो है आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय किया जाएगा। जी।